तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। ये जो वीडियो है इसका एक बेसब्री से बहुत से लोगों को इंतजार था, क्योंकि एनटी का जब पेपर हुआ था लोअर पीसीएस का, उसके मेंस को लेके कई लोगों को गाइडेंस चाहिए और कई लोग आरओ और एआरओ की टोटल प्रोसीजर जो है सिलेक्शन की, साथ ही साथ उसकी बुक लिस्ट कैसे प्रिपेयर करें, इन सब पे मैं आज बात करने वाला हूँ। आज की जो वीडियो है कुछ खास वीडियो हो सकती है उन लोगों की जिसको अब एक होप जग चुकी है, एक आशा जग चुकी है कि यार अभी भी हम हार नहीं मानेंगे, अभी भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और वो दो एग्जाम है, एक आरओ एआरओ की जो विज्ञप्ति आने वाली है यूकेपीएससी के माध्यम से, दूसरा जो है आपका जो लोअर पीसीएस मेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, यानी जिनका प्रीलिम्स अच्छा हुआ है। अब कई लोगों के दिमाग में ये संदेह है कि हम लोग प्री की तैयारी कर मतलब मेंस की तैयारी करें ना करें। जितना मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है वो ये कहता है कि अगर आपके 95 प्लस आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आप लोग मेंस की तैयारी बिल्कुल कीजिए। गर्ल्स में अगर आप हैं 90, 88, 89 के समथिंग अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। फिर बाकी जो आपकी कैटेगरी है, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास 4-5 नंबर कम करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इतना तय है। जो ये कहते हैं कि 100 प्लस वाले ही मेंस की तैयारी करें, ऐसा नहीं होता। यूकेपीएससी जो कट ऑफ रखता है लगभग 62%, 63% ऐसी ही उसकी कट ऑफ जाती है। 90, 94, 96, 97 इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो 95 वाले तो अपने आप में तैयारी ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि आपको कैसे अप्रोच कैसा अपनाना है, कैसे तैयारी करनी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले। अब जैसे जो मंडे है, मंडे से आपकी प्रॉपरली क्लास आने वाली है, किसकी, हिंदी और मतलब जीएस की। ठीक है, उत्तराखंड की एक ही क्लास मिलेगी। उसी के बाद जो जैसे संडे है या सैटरडे है, तो इन दिनों आपकी लोअर पीसीएस और आरओ मेंस वगैरह को लेकर हमेशा मैं डिस्कशन करता रहूंगा, पूरा आपका मार्गदर्शन करूंगा। लोअर पीसीएस मेंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, मैंने एक अलग सा ग्रुप बना रखा है, उस चैनल का नाम लिख लीजिए आप लोग, स्टडी विथ लोअर पीसीएस मेंस @स्टडी विथ योगेश। ठीक है, पूरा लिखना, आप लोग पूरा लिखना, लोअर पीसीएस लोअर पूरा लिखना है। ठीक है, मेंस @स्टडी विथ योगेश, इस टाइप से लिख देना, स्टडी विथ योगेश इस टाइप से ढूंढना, आपको मिल जाएगा। तो इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। मंडे से मैं आपका इस ग्रुप को क्या कर दूंगा, एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, वहां आपको बहुत सी गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज लोअर पीसीएस मेंस के लिए बताना कहीं भी मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। और क्योंकि स्टूडेंट कम है, दूसरा समय चला जाएगा उसमें। समय का मतलब अब मुझे और क्लासेस भी देखनी है, तो अधिकतम मैं वहां पे ज्यादा एक्टिव रहूंगा। यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले जो बात करते हैं, दोनों चीजें ध्यान से चलेंगी। लोअर पीसीएस मेंस प्लस आरओ, ये दोनों मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करती हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए इसको सुन लेना, बुक सोर्स भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर पीसीएस मेंस की। ठीक है, कि यार इसको कैसे डील करना है, कैसे अप्रोच करना है। पहली बात, सभी लोग जानते हैं पेपर कितने हैं, 2 पेपर। पहला पेपर है 200 मार्क्स का, सेकंड है 200 मार्क्स का। और ये 200 मार्क्स का है, ये है जीएस का पेपर, और ये 200 मार्क्स का है, इसमें क्या, ये हिंदी ऐसे, हिंदी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, यानी कहीं कहीं ड्राफ्टिंग वगैरह जो होती है। ठीक है, और उसके बाद 50 नंबर का जो आपका है इंटरव्यू। ये बहुत दिक्कत में मत आना। ठीक है, ये 50 नंबर का इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी है। 20, 25, 30, 35 नंबर सभी को इसमें मिल जाते हैं। अगर आपके यहाँ स्कोर अच्छा है तो आप लोग खुद ही क्वालिफाई कर जाएंगे, फाइनल लिस्ट में आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी 450 नंबर का आपके पास एक अब क्या है, एग्जाम है, जिसके अंदर आपको फाइनल लिस्ट में आना है। तो इसको कैसे अपनाया जाए, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले कॉमन चीज देख लेते हैं। कॉमन चीज का मतलब इस पोर्शन को, और ध्यान रखना जिसने भी इसके अच्छा स्कोर किया है, जो ग्रुप सी का स्टूडेंट है, ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने दिमाग में 1% भी ऐसा लेके आओ कि मैं नहीं कर सकता हूं। आप भी कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको निकल के दिखाना होगा, आपको फाइनल लिस्ट में नाम लेके आना होगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इस टाइप की नेगेटिविटी अपने अंदर मत लेके आइए। भरोसा रखिए, इतना समय है, 2 से 2.5-3 महीना अभी प्री के रिजल्ट में लगेगा, उसके बाद वो फॉर्म भरवाएगा, 1 महीना लगेगा उसमें, यानी 4 महीने, उसके बाद 3 महीने की, कम से कम 3 से 4 महीने की डेट देगा। 7 से 8 महीने में पढ़ नहीं सकते हो क्या 200 नंबर का? महामूर्ख हो क्या? मतलब ही नहीं होता है। बहुत अच्छे छात्र हो, कर सकते हो, पढ़ के दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 450 नंबर का जो पेपर है ये आपका टोटल है। अब इसको सबसे पहले डील करते हैं इसके साथ। ठीक है, यानी 200 नंबर का जो सबसे पहले इसका बुक सोर्स क्या है और इसको हमने कैसे पढ़ना है। तो पहला जो है आपका, मैं इसका सिलेबस चेक करता हूं, मेरे फोन पे इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं आपके
आपके पास इसका क्या होगा, सिलेबस जरूर होगा। अब इसके सिलेबस के हिसाब से पहला क्वेश्चन देखना आप लोग, ठीक है। यानी आपके पास जो पहली चीज आती है वो क्या आती है, उसको ध्यान से देखना। इसमें लिखा है 200 नंबर का 3 घंटे का समय है, 200 नंबर का पेपर है और कितने घंटे का समय है, 3 घंटे का समय है। और इसमें क्या है, प्रश्न पत्र टू निबंध और आलेखन विषय परक, ठीक है। पहला क्वेश्चन उसमें दिया है एक प्रकार का निबंध लिखना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर टोटल है 5, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पहला है ऐसे राइटिंग, ठीक है, कितने नंबर का है, 50 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन दिया है हिंदी सारांश लेखन, समरी हिंदी सारांश लेखन, कितने नंबर का है, टोटल मिला के हिंदी सारांश लेखन 50 नंबर का, 2। तीसरा है हिंदी आलेखन यानी ड्राफ्टिंग, कितने नंबर की है, 50 नंबर की, 3। उसके बाद हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये कितने नंबर का है, 25 का। और लास्ट है इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन, ये कितना है, 25 नंबर। ये आपका 200 नंबर का पेपर हो गया। तो अब इस 200 नंबर के पेपर के लिए इतना ज़्यादा परेशान होना सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, हमें ज़बरदस्ती मत पढ़ाइए। इस प्रकार की विचारधारा अगर आपके अंदर आती तो आप किसी काम के नहीं हैं। ये मौके बार बार नहीं आते हैं बच्चों, जो निकलता है वो कहीं ना कहीं ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत से लंबे समय से पढ़ रहे होते हैं, और कई ऐसे छात्र होते हैं जो पहली बार में ही झटके से निकल जाते हैं। मेहनत अगर आपकी है, आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप एनटी का प्री निकाल के जा रहे हैं, आपके अंदर एक लोक सेवा आयोग के अंदर बैठ के मेंस की कॉपी मिलती है, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएट किया, एमएससी की, एमए किया, जो भी किया है, तो अपने अंदर ये विचारधारा क्यों ला रहे कि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहली चीज आती है ऐसे राइटिंग की। इसमें क्या है, एक ऐसे लिखना है, कितना, एक निबंध। सिलेबस सारे खोल के दिए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात। अब मैं इसके टॉपिक देख लेता हूं कि इसने ऐसे राइटिंग में क्या क्या टॉपिक दिया है। देखो, इस प्रकार का अप्रोच अपनाओ कि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने तक ये कंप्लीट हो जाए। इतना मतलब मगन रहो अपने आप पे, इतना बिजी रहो, इतना बढ़िया अपने आप से तैयारी करो कि प्री के रिजल्ट आने तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। कितना मजा आएगा बताओ। आपका प्री का रिजल्ट आ रहा है, आपका सेकंड पेपर तैयार हो के पहले के पीछे लगे हो, बहुत आसान है। कॉपी बनाओ, तुरंत एक कॉपी लेके आओ, या मतलब मोटा मोटा सा लेके आना, थोड़ी मोटी कॉपी लेके आना, स्पाइरल कॉपी लेके आना, अच्छे पेज वाली होनी चाहिए, बहुत फेयर तरीके से उसमें लिखना है। मैं बता देता हूं उसको डील कैसे करना है। देखो, ऐसे राइटिंग में उसने टॉपिक दिया है, एक ऐसे लिखना है किसी एक टॉपिक पे। उसके अंदर क्या क्या दिया है देखिए, साहित्य और संस्कृति, आपके पास सिलेबस होगा साहित्य या संस्कृति, या इस पे लिखोगे, या सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सोशल फील्ड, या एवं राजनीतिक, या राजनीतिक। तीसरा उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सोशल सेक्टर, ठीक है। उसके अलावा दिखा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। उसके अलावा देखा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एवं इंटरनेशनल घटनाक्रम, और प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर। यानी इसके अंदर दिया है भूस्खलन, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूकंप भी दिया ना, हाँ, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, और इसके अलावा आदि। ये इसका पहला टॉपिक है। अब देखो, सबसे पहले बच्चों इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। नहीं हो सकता है सर, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, अरे करके दिखाना होगा। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये नहीं सोचना है कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल करके दिखाओगे। क्या निबंध लिखना नहीं आता क्या बचपन से? इसमें एक बार देख लेता हूं कि कितनी वर्ड लिमिट है, ठीक है। इस निबंध की वर्ड लिमिट देख लेता हूं, मैं चेक करता हूं कि इसकी कितनी है, 400 शब्दों में। अब बताइए, अब कई बच्चों को तो दिमाग 400 शब्द कितने होते हैं, एग्जैक्ट 400 गिनने, ऐसा नहीं होता। 400 की जगह 450 चल जाता है, 475 चल जाता है, 375 चल जाएगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। 1 2 3 3.5 पेज से 4 पेज, 4 4.5 पेज तक का निबंध आपको यूपीपीएससी की कॉपी में आता है। वो लिखे एक इस टाइप का पेज होगा, इस टाइप से लिखोगे तो यहाँ 4 पेज में आपका लगभग 450 शब्द आ जाते हैं। कोई आपका एग्जामिनर गिनने में नहीं लगा 1 2 3, ये कहीं नहीं होता। वो एक अप्रॉक्स अनुमान 4 से 4.5 पेज का होगा। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस इतना होता है। जैसे बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी, वहाँ राइटिंग पे ध्यान नहीं देता, लेकिन यूपीपीएससी राइटिंग पे भी ध्यान देता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये आपका एक निबंध है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आते सर सोर्स क्या पकड़े। देखो, जितना मुझे अनुभव है, आप चाहें तो एक स्पेक्ट्रम आते निबंध की, ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रम निबंध,
ये बुक अगर आप चाहें तो परचेज, ये मेरा कोई इससे विशेष स्वार्थ नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे लगा कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है। स्पेक्ट्रम निबंध की आती है, वो छोटी मोटी मोटी सी बुक होगी, बहुत चौड़ी बहुत लेंदी नहीं होगी, जो छोटी वाली बुकें होती है और मोटी होती है उस टाइप की है, इतनी इतनी मोटी लगभग होगी। तो स्पेक्ट्रम निबंध अगर आप चाहें तो इसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम निबंध का क्या मतलब होगा, या कई लोग कहते हैं कि सर दृष्टि की ले लें क्या निबंध, वो चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो, या आप स्पेक्ट्रम निबंध, इन दोनों में से एक लेना है। और ये क्या करना है 50 नंबर के लिए, यानी 50 नंबर का काम आपका इससे होना है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, घर ही में सोच के चलो कि आपको किन 2 फील्ड सेक्शन पर निबंध लिखना है। आपके सिलेबस में ये चीजें आई होंगी, इनमें से आपको किसी एक पे निबंध लिखना है। जो साहित्य और सामाजिक क्षेत्र, जो ये साहित्य वाला पोर्शन है, संस्कृति और साहित्य, जिसका हिंदी लिटरेचर वगैरह, वो तो चलो बहुत लोग हाथ नहीं डालेंगे, हाँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि बना के जाओ, रिजर्व कोटा होगा आपका। रिजर्व कोटे का मतलब आपको कोई निबंध समझ में नहीं आया, कोई भी, तो आप तब इस पे हाथ डालना। और अधिकांश बच्चे इस पे हाथ डालते हैं तो मार्क्स आने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आपका एग्जामिनर बोर हो जाता है उससे। कितनों का पड़ेगा वो भूकंप, बाढ़, भूस्खलन वगैरह। अगर आपको कोई भी निबंध समझ में नहीं आता तब आप इन सबको तैयार करके रखो, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा आदि, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने इस वाले को पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हो सकता है वहां सिर्फ भूकंप पे आए, हो सकता है सिर्फ भूस्खलन पे आए, हो सकता है बाढ़ पे, सूखा पे, आदि पे। तो आपको क्या करना है, एक तो लास्ट वाला बना के रखना है, ये रिजर्व कोटे के रूप में होगा। अगर आपको कोई निबंध समझ में नहीं आया तब इसको लिखना, अन्यथा मत लिखना, क्योंकि मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, वो बोर हो जाता है, क्योंकि कॉमन टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये है आपका नेशनल इंटरनेशनल घटनाक्रम, यहां से आपको तुरंत न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू करने होंगे। आप घर पे तय करके चलिए कि आपको एग्जाम हॉल पे किस टॉपिक पे ऐसे राइटिंग करनी है, यानी निबंध किस टॉपिक पे लिखना है, वो घर ही में तय कर लेना कि आपको क्या उत्तराखंड का सोशल एंड ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र देखना है, क्या आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखना है, क्या आपको सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में क्या आएंगे टॉपिक, जैसे महिला सशक्तिकरण होगा, राजनीतिक क्षेत्र में जैसे क्या आएगा, महिलाओं को संसद यानी जो सीट है लोकसभा राज्यसभा इनमें आरक्षण संबंधी मुद्दे, इस टाइप के, या सामाजिक क्षेत्र में डिजास्टर, ये डाउरी सिस्टम हो गया, जैसे आपका ये दहेज प्रथा वगैरह, इस टाइप के, बाल विवाह, कुछ इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं। तो घर से आपको ये तय करके जाना है इनमें से आप किस टॉपिक पे निबंध लिखना पसंद करेंगे। तो 2 या 3 पॉइंट सब अपने अपने तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से, यानी कि सभी एक जैसा करें, जिसको जो सुटेबल लगता है, जिसको ये लगता है कि हाँ मैं इस फील्ड का निबंध लिखूंगा, तो आप 2 या 3 टॉपिक पकड़ के घर पे डेली क्या करिए, उसके नोट्स बनाइए पॉइंट वाइज, ठीक है। अब वहां आपका एग्जाम होगा, ऐसे नहीं लिखते वहां, ऐसे नहीं कि प्रस्तावना, ये स्कूल लेवल में लिखते थे, उपसंहार, ऐसा नहीं लिखते। आपको ये निबंध कैसे लिखने होते पता है, आर्टिकल देखे होंगे ना, आर्टिकल दैनिक जागरण, अमर उजाला में जो पीछे छपते हैं आपके, उस तरीके से जो आर्टिकल होते हैं उसी पोर्शन पे लिखना है आपको। थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसके बैकग्राउंड से, फिर उसका मतलब हर पहलू देखो, ये लिखना कैसे है इसके लिए तो अलग क्लास आएगी। आज तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको डील कैसे करना है, ठीक है। अभी ये उसकी क्लास नहीं है, जैसे हो सकता है मैं कल ही इसकी क्लास दे दूं कि लिखना कैसे है, लेकिन आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको कैसे स्पेक्ट्रम निबंध या दृष्टि की, कई लोग कह रहे थे, मेरे हिसाब से तो आपको जो भी सही लगे चाहे आप तो ले सकते हैं। तो आप क्या करना है, इनमें से कोई 1 या 2 ये तो तैयार करके रखना है रिजर्व कोटे के रूप में। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इनमें से निबंध लिखना है, वरना आपको इनमें से कोई ना कोई 2 टॉपिक बना के रखने। और ध्यान ये रखना है, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसके करंट अफेयर की पॉइंट वाइज नोट कर लो, जैसा हो रहा है, जहां भी आ रहा है, भारत में ये चीज हुई, नोट कर लो फटाफट, क्योंकि वो धनिये का काम करेगा आपके खाने में, ठीक है। हरा धनिया बहुत बढ़िया होगा, वहां आप जाओगे तो आप इस प्रकार के उसको सजावट करोगे, उसको डेकोरेट करोगे अपने निबंध को। तो ध्यान रखना, जो निबंध आपकी आत्मा कह रही कि हाँ इस पे तो अच्छा कर सकता है, उससे संबंधित जितने भी इश्यू आपको आजकल दिखते हैं हाल फिलहाल में, खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उसको 4 चांद लग जाएगा आपके निबंध में, ताकि उसको आप ब्लैक पेन से लिख सकें। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इतना ये हुआ था, अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है। सपोज आपने डिजास्टर बना दिया, भूस्खलन बना दिया, देखो भूस्खलन आ गया वहां, तो तुरंत आप ये जोशीमठ वाला जो एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी हाल ही में फरवरी में हुआ था, 8-10 फरवरी के समथिंग, आपको पता होगा, जहां पे
केबीसी वालों को बहुत नुकसान हुआ था, ऊपर से स्लाइड हुआ था, आपको ध्यान होगा ग्लेशियर के। तो वो चीजें आप लोग तुरंत बर्निंग इश्यूज में क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। घर में ये तय कर लीजिए आपने निबंध किस टॉपिक पे लिखना है, और सेम चीज आरओ और एआरओ के टॉपिक में भी है। मेंस में निबंध राइटिंग में सेम चीज, एक पूरा पेपर लगता है वहां, आपको 3 निबंध लिखने हैं और यही टॉपिक वहां भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सभी ध्यान देना, घर में आपने ये बुक ली, सोच लिया कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पे किस फील्ड पे निबंध लिखना है, और स्पेक्ट्रम में ऐसे ही दिए हैं, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, ये वो इस टाइप से दिया होगा उसने, ठीक है। तो मान के चलिए मेन पॉइंट वाइज आपको लिखना है, क्योंकि वहां निबंध जब लिखेंगे आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो वहां जो ये पॉइंट होंगे ये आपके धनिये का काम करेंगे खाने में। तो आप जितने भी बर्निंग जो भी मतलब आप पढ़ रहे हैं, अखबारों को पढ़ना ध्यान से शुरू कर दीजिए, और अखबारों में वो चीजें आप लोग निकाल लीजिए जिसपे आपने वहां निबंध लिखना है, जो सोच के जा रहे हैं कि मैं साइंस टेक पे लिखना चाह रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या मैं सोशल सेक्टर पे लिखना चाह रहा हूं, या मैं आपका नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज हो रहे हैं, कुछ भी आ सकता है वहां, ठीक है, या आपका ये डिजास्टर वगैरह आ रहे हैं, इस पे जो भी आप जहां भी लिखना चाह रहे हैं उससे संबंधित करंट जो मुद्दे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और उनको वहां क्या करना है, इंक्लूड करना है। इस प्रकार से आपका निबंध वाला पोर्शन होगा। और निबंध लिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, वो अलग क्लास है, ठीक है। आज सिर्फ मैं आपको डील करना बता रहा हूं, तो हो सकता है कल ही मैं उसकी क्लास दे दूं। तो पहला पोर्शन ये हो गया। आपको इसके लिए क्या करना है, सीधे सीधे या तो आपको स्पेक्ट्रम निबंध की बुक या दृष्टि आईएएस की निबंध की बुक, जो भी लेते हो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको 50 नंबर के लिए घर में सोचना है कि किस टॉपिक पे आप निबंध लिखोगे। उसके लिए एक डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आपका रिजर्व होना चाहिए। उन सारे टॉपिकों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, और उनसे संबंधित न्यूज़पेपर और पिछले 1-1.5 साल की जो घटनाएं हुई हैं, और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप उनको नोट करके बीच बीच में उनको बढ़िया करके डाल सकते हो। निबंध लिखे कैसे जाते हैं, जब वो किताब देखोगे, उस किताब को पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे निबंध लिखने हैं। लेकिन ये घर पे सोचना है कि मुझे किस टॉपिक पे निबंध लिखना है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, 50 नंबर का हो गया डील। हाँ, कैसे 50 नंबर को डील करना है। दूसरा ये आरओ एआरओ में भी है, ठीक है, आरओ एआरओ में भी है। दूसरी चीज आपकी आती है, कौन सा था ये, मतलब ये ऐसे राइटिंग के बाद सेकंड आता है आपका समरी, 50 नंबर की समरी में। बताओ यार, 50 नंबर की समरी है, उपर्युक्त का एक शीर्षक लिखिए। शीर्षक 4-5 बार पढ़ोगे, टाइटल खुद लिख सकते हो। जो जितना बढ़िया लिखेगा, किसी ने कुछ लिख दिया 5 नंबर आए, किसी ने लिख दिया 3 आए, किसी ने 4.5, बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो इसके लिए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, इस पैराग्राफ के अंदर उपयुक्त में से कोई एक शीर्षक लिखिए, 3 या 4 बार रीडिंग करो। टाइटल नहीं लिख सकते हो क्या? अनपढ़ हो? नहीं हूं कहो, पढ़े लिखे हैं कहो, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये ऐसे राइटिंग, ये जो मतलब आपका समरी दी होगी, मतलब आपको एक दिया होगा, 3 या 4 बार अगर इसकी स्टडी करोगे, छोटा सा एक टाइटल होगा, आप लिख देना। जैसे आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, आपने लगा, यानी आपको सपोज उसने कुछ भी दिया, डाउरी के बारे में दिया है, कुछ भी दिया है, तो आपको दिखा यहाँ पे आपने शीर्षक दिया दहेज प्रथा कितनी कुप्रथा, इस टाइप से कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि 3-4 बार रीडिंग करने के बाद टेंशन लेना नहीं है। दूसरा, उसको समरी करनी है। समरी का क्या मतलब होता है, समरी कैसे लिखी जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कई लोग वही बचपने वाली हरकत है, उसी को पढ़ेंगे, उसी में से शब्द छोड़ के निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार उसको 3-4 बार पढ़ेंगे, जैसे एक लाइन यहां से लिखी होगी, इसको छोड़ के दूसरी लाइन को लिख देंगे, तीसरी चौथी लाइन छोड़ के 5वीं को लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। समरी का क्या मतलब होता है, जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, सपोज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर के अंतर्गत आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल पढ़ने के बाद 2 या 3 बार जब आप कोई चीज पढ़ते हो, जब आपने आंखें बंद की, दूसरे आदमी को आप समझाने गए, आपको पता नहीं कि उसमें आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में बैठ गया कि ये था, तो आप दूसरे आदमी को क्या वो अखबार देख के बोलते हो कि ऐसा ऐसा था? आप दिल्ली घूमने गए, आप महाराष्ट्र गए, आप दूसरे आदमी को बताते हो कि यार यहाँ था, तो आप एक समरी बताते हो ना, उसी को समरी बोलते हैं। आप एक लाइन, इतने पैराग्राफ पढ़ोगे, 3 या 4 बार रीडिंग करोगे, आंख बंद करोगे, और उससे पॉइंट खींच के लाने कि यार इसका सार क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है, इसके शब्द क्या है, इसको निचोड़ना है कि ऐसा था, ये था, ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से उसको बोला जाता है समरी, ठीक है। ये नहीं कि उसी के लाइन चोर के वैसा ही लिख दो, वहां टाप के आओ, ऐसी गलती नहीं करनी है। समरी का मतलब है उसको 2 या 3-4 बार रीडिंग करने के बाद आपने उसका क्या कंक्लूजन निकाला, आपने उसको क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका मीनिंग है, उसको बोलते हैं समरी। किसी किताब में नहीं मिलेगा। हिंदी में बचपन में पढ़ते थे अपठित गद्यांश, ये वही अपठित है जो बिना पढ़े किया जाता है, इसको अपठित बोलते हैं। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तीसरा पॉइंट इसमें होगा, 2-3 लाइन हाईलाइट की होंगी, इसका अर्थ क्या है। अब बताओ, अर्थ आप जब 2-3 बार समरी पढ़ लो, क्या वो हाईलाइटेड का अर्थ नहीं आ सकता? आपको बिल्कुल आ सकता है। उस हाईलाइटेड वाले को आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, ठीक है, आपका हाईलाइट वाला, ठीक। अब ये जो सेकंड पोर्शन है,
50 नंबर निबंध के बाद आपका ये रहा। इस 50 में से अधिकांश बच्चे घर में ही कितने नंबर ले आएंगे, बिना पेपर पहली बार भी अगर वो बिना पढ़े इसको जाएगा, ये है ही अपठित जांच, किसी किताब में इसका सोर्स नहीं मिलेगा, तो आपको ये खुद ही तैयार करना है। 30, 35, 32, 34, 35 नंबर सभी के इसमें आ जाते हैं। यहां निबंध का डील अप्रोच कैसे है मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ये आप इसको मैं लिखने के तरीके बता दूंगा, एक बार जब आपके पास बुक आ जाएगी आप उसको ट्राई करना, क्यों आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, लेकिन अप्रोच क्या अपनानी है वो आपको मैंने बता दिया। यही चीज आपके आरओ के लिए भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मैंने आपको अप्रोच बता दिया। तीसरा आपका है ये आता है आपका, ये चीज क्या होती है इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब होगा, ये जो 50 नंबर का तीसरा जो पोर्शन आता है ये आता है ड्राफ्टिंग का मतलब, इसके लिए आती है बुक, और ये मैं आपको सारे के सारे टॉपिक कराऊंगा। ये जो है ये वाले पोर्शन ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको मैं कराऊंगा। मैं यूट्यूब पे कराऊं, कैसे ही कराऊं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो बना रखा है उस पर कराऊं, लेकिन ये मैं आपको ईजिली करा दूंगा। इसमें लिखाना, इसका फॉर्मेट, इसको कैसे बनाया जाता है ये मुझ पे छोड़ दो। 50 नंबर इसके लिए जो किताब आती है वो आती है राजकाज में हिंदी, राजकाज में हिंदी। यही बुक मैं आपको आरओ के लिए भी सजेस्ट करूंगा, राजकाज में हिंदी, और ये है आपकी हरदेव बाहरी जी की, हरदेव बाहरी जी की, ठीक है। मेरा किसी भी बुक वाले से किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मेरी किताब को आप लोग प्रमोट कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जो लगा मेरे छात्रों के लिए अच्छी हो सकती है वो मैंने बताई। पतली सी बुक है राजकाज में हिंदी, ये हरदेव बाहरी जी की है। 2016 में मैंने भी इसी किताब को लिया, मुझे लगा कि मतलब ये उचित है मेरे लिए, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ राजकाज में हिंदी, ठीक है। राजकाज में हिंदी हरदेव बाहरी जी की आती है, और राजकाज मतलब जो राजकाज है, जो ऑफिशियल चीजें होती हैं उसमें ये है 50 नंबर का पोर्शन। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये कोई कराए ना कराए मैं कराऊंगा। मैं बोले तो स्टडी विथ योगेश, ठीक है, स्टडी विथ योगेश, यहां आपको ये मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टिप्पणी लेखन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, परिभाषा कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स से पहले हम लोग ये चीजें कर लें। तो बताओ बच्चों, 50, 50, 100 और 50, 150 नंबर का आप लोगों का घर ही में काम हो जा रहा है, क्यों इतना तनावग्रस्त रहते हो कि हम नहीं कर सकते हैं। सेम चीज आरओ और एआरओ में आती है। निबंध के लिए क्या अप्रोच अपनानी है मेंस में मैंने आपको बता दिया। आरओ एआरओ में 3 पेपर होते हैं, और 3 पेपर होते हैं, 3 निबंध लिखने होते हैं, सेम चीज होंगी, सेम टॉपिक दिए होंगे, और किताब मैंने सोर्स बता दिया। दूसरा ये जो है आपका समरी, आरओ एआरओ में भी आपको समरी वाला देखने को मिलेगा, सेम चीज मैंने आपको अप्रोच बता दी। तीसरी चीज आरओ में ये भी देखने को मिलेगा, सेम चीज मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, ये सच्चाई है, और कई ऐसे होते हैं जिसकी हिंदी कमजोर होती है। अब देखिए, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन का इश्यू है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा हुआ कि 50-50 नहीं होके 25-25 नंबर ही है जिस बेचारे की कमजोर है, कुछ नहीं होगा, 15-20-25 नंबर तो ला ही सकते हो यार। अब इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश पे कोई दिक्कत होती है तो डेली अभी से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत पढ़ो, डेली क्या करो, आप एक एक पैराग्राफ इंग्लिश के पढ़ना शुरू करो। अब स्कूल की किताब से नहीं, जनरल आर्टिकल पढ़ने, जनरल आर्टिकल, सामान्य आर्टिकल। सामान्य आर्टिकल का मतलब चाहे तो आप किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल नेट पे सब मिल जाता है आजकल, उसको पढ़ो, रीडिंग करो उसकी 2-3 बार, और उसके बाद ये देखो कि आपको कितना समझ आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर वर्ड की आपको मीनिंग आनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है तीख मार का खां कि जो उसको हर वर्ड की मीनिंग आ जाए। आप 2-3 बार उसकी रीडिंग करो, 2-3 बार रीडिंग करने के बाद आपको समझ आ जाने के लिए हिंदी में क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी जो आपका हिंदी में आप 2-3 आर्टिकल होते हैं, हिंदी आर्टिकल पढ़ो, कोशिश करो उसको ट्रांसलेट करने की, जितना होता है टूटा फूटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 7-8 महीने आपके इस चीज को लिखने के लिए हैं, और ये बहुत होता है। जब आप डेली 1-1, 2-2 आर्टिकल की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो 7-8 महीने तक आप लोग सोच लीजिए, डेली के 2 आर्टिकल की प्रैक्टिस, 30 दिन में 60 आर्टिकल, 8 महीने में कितने आर्टिकल हो जाएंगे इसको आप लोग सोच सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करना चाहें तो चीज़ें आपकी मुट्ठी में आ सकती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहेंगे, सोए रहना चाहेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कितना अच्छा है 200 नंबर का पेपर, इसका बुक सोर्स मैंने आपको बता दिया।
जब भी मैं अब क्लास शुरू करूंगा एंटी मेंस की, बीच बीच में आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे मैं संडे को दूं, हो सकता है मैं कल ही एंटी मेंस की दूं, उसी को आरओ वाले बच्चे भी तैयार कर लें, कितना अच्छा होगा। विज्ञप्ति आने से पहले हमारे कई टॉपिक ऐसे होंगे जो मेंस के तैयार हो जाएंगे, और आरओ एआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रीलिम्स निकालने की जिम्मेदारी आपकी गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको खुद लेनी होगी। मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे डील करना है। वहाँ उत्तराखंड ही आती है, वहाँ जीएससी आती है, वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आती है, तो प्रीलिम्स हो जाएगा। ये जो मैं जब भी कराऊंगा 50 नंबर की, जब भी मैं शुरू करूंगा, मैं चाहूंगा कि जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको साथ साथ ही तैयार कर लें, और आपके प्री के मतलब एग्जाम होने से पहले ही मेंस के कई टॉपिक हो जाएंगे, तो आपके बराबर बल्ले बल्ले किसी की नहीं होगी। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में आप तुरंत उसको नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बताओ। आपको किताब का सोर्स बता दिया, आपको अखबार पढ़ने को कह दिया, घर पे मन बना लो कौन सा निबंध लिखना है, किन किन टॉपिक्स पे, उससे संबंधित जो भी करंट इश्यूज हैं उसको लिख लो। खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लिखना कैसे है वो बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है आपका समरी वाला बता दिया, ये मैं कराऊंगा आपको 50 नंबर का, इतना बढ़िया पोर्शन है, ये मेरे पूरा आपकी गिरफ्त में रहेगा, आपको मैं करा दूंगा। बाकी ट्रांसलेशन का परेशान मत हो, धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका 200 नंबर का पहला पेपर। अब आता है आपका 200 नंबर का सेकंड पेपर, वो रहता है जीएस का पेपर। ठीक है, जीएस का पेपर जो है उसमें उसने ऐसे टॉपिक खोले ही नहीं है, यानी एनटी पहला पेपर है 200 नंबर वाला पेपर, जीएस का पेपर। और इसमें जो है कई क्वेश्चन 25 शब्दों में, कई क्वेश्चन 50 शब्दों में, और अधिकतम 100 शब्दों में, इससे ऊपर नहीं लिखने हैं। ठीक है, यानी इसके जो क्वेश्चन है 25-50 होगा, मतलब 25 का मतलब क्या होगा, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 3.5 लाइन, यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पूरे कंप्लीट, ये 25। 50 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 लाइन 8 लाइन 7-8 लाइन 100 15-16 लाइन, एक पेज लगभग, यही तो 50-100 शब्द है, इससे ऊपर छोड़ना है। अब इसको कैसे डील किया जाए, इसके लिए बुक सोर्स पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों, इसका कोई किताब का सोर्स नहीं है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके टॉपिक ओपन नहीं है और सारी चीजें एक जगह मिल जाए ये तो नामुमकिन है। इतिहास दिया है, भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र का इतिहास, कौन सी किताब पढ़ोगे, मिलेगा ही नहीं। हर किताब आपको अलग अलग क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। और एनटी का पेपर ऐसा है जो बीटेक के लिए भी है, जो बीकॉम के लिए भी है, जो बीएससी के लिए भी है, जो बीए के लिए भी है, तो इसमें हर बैकग्राउंड का छात्र बैठता है। तो आपका एग्जामिनर जानता है कि इसको सिर्फ आर्ट साइड के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता, इसको सिर्फ साइंस के हिसाब से नहीं बनाया जाता, इसको जनरल बनाया जाएगा। इसीलिए वो चालाकी चलते हैं कि करंट इश्यूज को ज्यादा पूछ देते हैं, ताकि करंट का किसी से लेना देना नहीं, करंट सबको आना चाहिए। तो ध्यान रखना, करंट अफेयर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है, और करंट अफेयर में भी खासकर भारत सरकार की योजनाएं, खासकर भारत सरकार की योजनाएं, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से क्या करोगे, तैयार करोगे। ठीक है, अब देखिए ये पेपर क्या पढ़ा जाए, कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिलेबस को। सिलेबस में उसने क्या लिखा है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और एक कुछ और लिखा होगा क्षेत्रीय इतिहास वाले पोर्शन पे। तो उसका मेरे पास एक रोड मैप है, ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जल्दी भेज दूं। लेकिन आपको एक टारगेट देता हूं, विद इन अ वीक, यानी नेक्स्ट संडे तक, नेक्स्ट संडे जब तक होता है, भारत सरकार की 2014 से 2021 की सारी योजनाएं, सारी का मतलब जो फेमस योजनाएं, जैसे उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ गंगा मिशन, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, साथ ही साथ प्रधान अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री वयोवृद्ध योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री के जो संपत्ति कार्ड वाला है, इस प्रकार की जो फेमस योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री, वो तैयार करनी है विद इन अ वीक। और उत्तराखंड की 2017 से 2021 तक की जो योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, इन योजनाओं को तुरंत 1 हफ्ते के अंदर तैयार कर लीजिए। विद इन अ वीक यू हैव टू कंप्लीट दिस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी आपको इन स्कीम्स को 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं इसको सर कैसे लिखें। देखिए, जैसे आपको हल्का सा, आप सोर्स क्या होगा, सोर्स आपको गूगल से मिल जाएगा, या आप एक काम करना, उसमें नेट पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, भारत सरकार की 2014 से 2021 तक की योजनाएं, इंग्लिश में हिंदी में जो भी होगा। उसके बाद आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी भारत सरकार की, उस पर क्लिक करना, वहां सारी समरी आपको दी होगी, उसने सब बताया होगा इसमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले योजना का उद्देश्य, ठीक है, आखिर योजना क्यों शुरू की गई है, ठीक है, फायदा क्या होगा,
फायदा क्या होगा, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, फाइनेंस यानी इसमें पैसा कौन दे रहा है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, और अब तक इसमें क्या उपलब्धि हुई है, अब तक उपलब्धि। ठीक है, इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस पे आपको 50 शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो ये मत लिखो ना कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यूपी के बलिया से इतने तारीख को शुरू हुई थी, इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो आप ये मत बताओ ना उसको यहां से शुरू की थी, इतने में शुरू की थी, किसने कहा ये बोलने को। ठीक है, इस पे अगर लिखने को आता है तो सीधे सीधे लिखो ना, पहला क्या उद्देश्य, क्यों, डायरेक्ट इसका क्यों आंसर नहीं मिल रहा क्या आपको, तो सीधे सीधे लिखो ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन यानी जो बीपीएल परिवार है उनको एलपीजी कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत प्रति परिवार को इतने इतने रुपए तक की सहायता दी जाती है। ठीक है, क्यों, फायदा क्या होगा, इससे पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। कैसे, पहले लोग चूल्हे में बनाते थे, धुआं जाता था, स्वास्थ्य खराब होता था, लकड़ियां काट के लाते थे, जंगल पर्यावरण को नुकसान होता था। ठीक है, फायदा, फाइनेंस कौन कर रहा है, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान में क्या क्या टारगेट हुआ है, वर्तमान में लगभग 8 करोड़ लोगों को इसका कनेक्शन दिया जा चुका है। भगवान करे, सब करे, जितने भी हैं आपके एग्जामिनर हो, कोई हो, आपका आंसर पढ़ के गदगद हो जाएगा। बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है, बच्चे को उसके उद्देश्य पता है। अब लिखा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 से यूपी के बलिया से शुरू हुई थी, इसमें ये इससे नहीं, फैक्ट तो अपनी जगह है, ये तो लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि एक लाइन कि हाँ क्यों हुई थी, वर्तमान ये यहाँ पे इतने में शुरू हुई थी, ये कहाँ क्या हुई थी, ये नहीं, कॉन्सेप्ट है मेन से इसी को बोला जाता है। जो आप फैक्ट डाल रहे ना वो एक आध फैक्ट डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू हुई थी ये हुई थी, उसको बताना नहीं है कि यहाँ से हुई थी ये हुई थी, उसको ये बताना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो विद इन अ वीक आपको क्या करना है, भारत सरकार की 2014 से 2021 तक की एक प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, और समराइज करना है, उसको समरी के रूप में लिखना है। ये नहीं कि हम लोग उसको, ये ऐसा नहीं कि ये वैसे ही आप लोग लिखो, आप लोग घर पे सिर्फ समरी लिखो। आप लोग ये लिखो क्यों शुरू हुई है, ठीक है, इसको फायदा क्या है, सीधे ऐसे क्यों शुरू हुई इधर लिखो, फायदा क्या है ये लिखो। इसके अलावा इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, इसका वित्तीयन कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार, और इसमें अब तक की उपलब्धि क्या है ये लिखो। अब जब आपने ऐसे पॉइंट लिख दिए, आपको जब एग्जाम में लिखना आएगा तब आप डायरेक्ट लिख देना। आप इन पॉइंट को, आपको समरी पता है तो डायरेक्टली आप लोग उसको क्या कर सकते हो, एग्जाम में 25-50 शब्दों में लिखते हो। ठीक है, तो आपके ये एक हफ्ते का क्या है, टारगेट है। अब आता है आपका जीएस वाला पोर्शन, सर बाकी कैसे डील करें। देखो, बाकी डील करने का मतलब मैं आपसे हर चीज ये कहूंगा समराइज लिखो पॉइंट वाइज। उत्तराखंड भी आते मेन से में लिखने की। ठीक है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी पे लिख नहीं सकते हो क्या, बद्रीनाथ धाम पे, 4 धाम पे, नंदा राज्य यात्रा पे, कैलाश ये मानसरोवर यात्रा पे, इसके अलावा रम्माण उत्सव पे, कॉर्बेट नेशनल पार्क पे, ये क्या है, ये तो सब ये तो कॉन्सेप्ट है ना। उसमें फैक्ट की बदौलत थोड़ा सा, जैसे कॉर्बेट पे आ गया, कॉर्बेट पे क्या लिखोगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। वो वर्तमान में उत्तराखंड के इस जिले में है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को भी चलाया जा रहा है और यहाँ पे ये जो है जंगलों को संरक्षित किया गया। यही तो लिखोगे ना, इसके नाम से इसको बनाया गया, तो यही सब तो लिखना है। यानी इंफॉर्मेशन जहां दी जाती है वहां इंफॉर्मेशन दीजिए, कॉन्सेप्ट जहां दिए जाते हैं वहां कॉन्सेप्ट दीजिए। अब आता है बाकी का जीएस कैसे करें, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह। ठीक है, यहां आपको मेन टॉपिक्स को देखना है। मेन टॉपिक का मतलब, जैसे आपने मौर्य पढ़ा, मौर्य प्रशासन कैसा था, यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसकी, आप कोशिश करना किसी राजा महाराजा के बारे में मत पढ़िए, चंद्रगुप्त के बारे में, अशोक के, मेन अशोक के बारे में पढ़िए, अकबर के बारे में पढ़िए। इसके अलावा आप आधुनिक भारत में आते हैं, बंगाल जैसे जितने भी आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़िए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़िए। मतलब ये मान के चलिए, चलो मैं आपको जीएस का एक काम करता हूं, आपको एक हफ्ते के लिए मैंने टारगेट देते रहूंगा। एक हफ्ते का मैंने आपको टारगेट दिया योजनाओं का। ठीक है, अगर आप जीएस में भी, अगर आपके पास टाइम है, हाथ डालना चाह रहे हैं, आप लोग क्या करना, आधुनिक भारत में, ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर आप महत्वपूर्ण क्या करोगे, आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में समराइज। और ध्यान रखना 100 शब्द से ऊपर किसी में नहीं लिखना है, मैक्सिमम 100 शब्द है तो 25 में 50 में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंदोलन के बारे में, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति, ठीक है, बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल का विभाजन आंदोलन क्या था, बंग भंग क्या था, बंगाल विभाजन वाला जो आंदोलन, यानी स्वदेशी आंदोलन जिसको बोलते हैं आप, स्वदेशी आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर इजीली थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। अब चूंकि जैसे अदर सब्जेक्ट भी है, पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या करोगे, पॉलिटी में उसने क्या क्या लिखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पॉलिटी का विशेष अध्ययन नहीं किया संविधान का, उससे भी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इन टॉपिक्स पे लिख सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसके बारे में कुछ बताइए, तो लिख दोगे ना, भारत के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता और समानता और विधि की स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मूल अधिकार कहा गया है, इनकी संख्या इतनी है और इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है, जो क्रमशः ये है, खत्म। मूल कर्तव्य से आप पिछले बार आया था, मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं भारत में, मूल कर्तव्य के बारे में कुछ डिटेल से बताइए, तो लिख दोगे मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों से कुछ अपेक्षा संविधान करता है कि उनका ये कर्तव्य हो, जिसको मूल कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद इतने में समाहित किया गया है, जिनकी वर्तमान में संख्या इतनी है, पहले इतनी थी और इस संविधान संशोधन के साथ इतनी की गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ये है। अब ये नहीं कि सारे 11 के 11 लिख दो, 100 शब्द से ऊपर चला जाएगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ये है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र को आंदोलन को मतलब स्वतंत्रता दिलाने वाले लोगों का सम्मान करना, महिलाओं, पर्यावरण, बच्चों का सम्मान करना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब चीजें, यही तो लिखोगे ना वहां, यही सब चीजों को आप लोगों ने डील करना है। तो कोशिश करना बहुत लेंदी न पढ़ के हुए छोटे छोटे फेमस टॉपिक देखने हैं, क्योंकि एनटी का पेपर हर एक बैकग्राउंड के छात्रों के लिए है, और हर एक बैकग्राउंड का मतलब उसमें भूगोल डीप नहीं आनी है, उसमें इतिहास डीप नहीं आनी है, उसमें पॉलिटी डीप नहीं आनी है, उसमें इकोनॉमी डीप नहीं आनी है, छोटे छोटे शब्दों में आनी है। और कोशिश करना पिछले 1 साल के अंतर्गत जो भी चीजें चर्चा में रही हैं उनके आपके पास नोट्स होने चाहिए। यानी आप चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण की जो सालाना बुक आएगी, अभी आएगी नहीं, जनवरी में आएगी, ईयरली बुक आएगी प्रतियोगिता दर्पण की, उसमें आपको बर्निंग इश्यूज मिल जाएंगे, जैसे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन बहुत चर्चा में रहा था, उसको आप लोगों को 25 शब्दों में 50 शब्दों में लिखने को साइंस टेक के अंदर आ सकता है, और वो आएगा करंट अफेयर से। तो कोशिश करना आप लोग एक प्रतियोगिता दर्पण ले लो, अभी मत लेना, जनवरी वगैरह में लेना, जब आपका पूरा सालाना वो पिछले 2021 की आ जाएगी, तब आप लोग क्या करोगे, उस चीज को ले लोगे, उसको साथ आपको डील करना है, ठीक है। तो जीएस ज्यादातर मैं एक्टिव रहूंगा टेलीग्राम के ग्रुप पे, ध्यान से सुनना, जीएस ज्यादातर एक्टिव रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी आपका 1 हफ्ते का टारगेट है, भारत सरकार की 2014 से 2021 तक की योजना, उत्तराखंड सरकार की 2017 से 2021 तक की योजना, साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार की उससे पहले की बहुत फेमस योजना, इसके अंदर भारत सरकार की फेमस वाले भी पढ़ लेना, मनरेगा वगैरह जो इस टाइप के आते हैं, ठीक है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीआई सूचना के अधिकार के बारे में आपको लिखना आना चाहिए, सिटीजन चार्टर के बारे में जो बहुत बर्निंग है, लोकायुक्त के बारे में आपको पता होना चाहिए, लोकपाल के बारे में, यानी जो बर्निंग है वो तो होने ही होने चाहिए, जो हमेशा से हाईलाइटेड रहे, बाकी इसको देखना है 1 हफ्ते के अंतर्गत। दूसरा, आधुनिक भारत के अंदर प्रमुख आंदोलन देख लेना, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा बंग स्वदेशी आंदोलन, इन चीजों को 1 हफ्ते के अंदर आपको जीएस के अंदर तैयार रखना है। उसके तुरंत बाद आपको मैं पॉलिटी वगैरह की मेन एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या देखना है, सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वॉइस मैसेज के माध्यम से और यूट्यूब पे अगर मैं आया तो मैं इसको बताऊंगा। और वो जो पहला सेकंड पेपर है, आपको प्री के एग्जाम्स के रिजल्ट से पहले उसको किसी भी केस में कंप्लीट करना है, ध्यान से उसको सुनना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको आरओ एआरओ की डिटेल के बारे में हल्का सा 2 मिनट बताता हूं, उसको आप लोग देख लीजिए। यहां पे था एनटी, अब थोड़ा सा कई बच्चे आरओ एआरओ की एग्जाम के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। ये भर्ती आने वाली है, ये आरओ एआरओ सचिवालय और कुछ पोस्टर लोक सेवा आयोग यानी यूके पीएससी के लिए आएगी, ठीक। ये इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम होता है 150 मार्क्स का, इसके बाद इसमें मेंस का एग्जाम होता है, मेंस में 3 पेपर होते हैं बच्चों, ठीक है, 3 पेपर। पहला पेपर जीएस जिसमें आपको टिक मारने वाली है, यानी इसमें लिखना नहीं है। दूसरा हिंदी ड्राफ्टिंग का, वही जो मैंने अभी आपको एनटी के लिए बताया था। और तीसरा जो पेपर होता है आपका एसे राइटिंग का होता है। जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, आपको इसके बाद क्या होगा, तीसरा जो चरण होता है इसका, वो होता है एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल, बहुत हल्का कंप्यूटर प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्जाम हो गए, और इसके साथ एक टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग जो भी है, टाइपिंग हिंदी होती है बेसिकली अधिकतर उसमें, ठीक है। और यहां से इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आता है, यहां से इसके बाद क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट, कोई इंटरव्यू नहीं, रिजल्ट, ठीक है। ये जो होता है अपने आप में, ये जो पूरी भर्ती है, इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया होगा 21 से 42 वर्ष होगा, और इसकी जो योग्यता होगी सामान्य ग्रेजुएशन होगी, सामान्य क्या होगी, ये ग्रेजुएशन होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें कोई ट्रिपल सी नहीं,
कोई ओ सर्टिफिकेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांगा होता है, ठीक है। इतना ही आपका होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, बस यही आपका चार्ट है। प्री का जो एग्जाम होगा इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें उत्तराखंड प्लस जीएस, और शायद कुछ हल्का फुल्का एप्टीट्यूड आएगा, उतना नहीं आएगा जितना एनटी वगैरह में आता, उतना नहीं आता, शायद 20-30 नंबर की आती होगी, या उतनी भी नहीं आती, मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन ज्यादा नहीं आता इसमें, मुझे पता है। एप्टीट्यूड ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप 95-100 नंबर लेके आइए, लगभग 100 के समथिंग लेके आइए, तो आप श्योरली मेंस की तैयारी करेंगे। यहाँ जीएस का पेपर है, सेम तरीका, यहाँ जीएस उत्तराखंड पढ़ लो, यहाँ भी तो आपको जीएस उत्तराखंड पढ़ लो, ये पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। कोई विशेष नहीं करना है, आप इसको अच्छे से तैयार करोगे तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करोगे। इसका सोर्स क्या होगा, क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है, परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक, और साथ साथ ही जो मैंने आपको कुछ क्लासेस इतिहास की कराई हैं वो आप लोग देखोगे तो आपका उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते उत्तराखंड थोड़ा सा करंट अफेयर आप लोग देखना, ठीक है। जब आप इस प्री को क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका जीएस आएगा, सेम चीज वही पढ़नी है, वहां आपको जीएस वगैरह पढ़नी है। अब इसकी जीएस थोड़ा डेप्थ में रहती है, डेप्थ का मतलब यहां भी आपको थोड़ा डिटेल से मिलेगी। इसके लिए मैंने आपको सोर्स बताया, सोर्स से देखो, लुसेंट की किताब बेसिक है, वो किसी भी एग्जाम में काम करेगी, भले ही पूरा ना करे, कुछ बहुत करेगी। आपसे मैंने कहा था अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं, आपको प्रैक्टिस कराती है, घटना चक्र टिक मारने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, फायदे होती है। आप टॉपिक पढ़ते हो, घटना चक्र जीएस पुनर्लोकन करके आती है, अगर आप वो पढ़ते हैं, आपका अच्छे से क्या हो सकता है, चीजें तैयार हो सकती हैं। उसको बहुत ध्यान से आपको क्या करना होगा, तैयार करना होगा, तो आपके दोनों एग्जामों की दृष्टि से प्री और मेंस के लिए बहुत क्या होगा, फायदेमंद सिद्ध होगा, ठीक है। साथ ही साथ एनसीईआरटी जीएस में आपको कराता हूं, वो आगे भी कराता ही रहूंगा, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छे से इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और मेन से आपका इसी के साथ क्या होगा, तैयार होगा। तो आप आरओ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्री को ही मेन का एक पेपर लेके चलिए, आपके डबल मजे आ जाएंगे, ठीक है। यहां आप ये पढ़ ले क्वालिफाई के लिए, उसी चीज को आप स्कोर के लिए, क्योंकि यहां तो जुड़ेगा, ये तो जुड़ना है नहीं मेन्स में, तो यहां वो चीजें ऐड होंगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्या कर जाएगी, काम कर जाएगी। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। सोर्स एनसीईआरटी जीएस, चाहे आप समरी वाली लाइन कुछ लाएं या जो मैं कराता हूं वो देखिए। इसके लिए लुसेंट, परीक्षावाणी, विंसर ईयर बुक और उसके साथ घटना चक्र की प्रैक्टिस है। आपका ये दोनों पेपर तैयार हो रहा है, इसको हल्के में मत लेना। हिंदी मैंने आपको बता रखी किताब राजकाज में, हिंदी वाली अभी मैंने आपको पुस्तक बताई, हिंदी आप उससे कर लीजिए, उससे बाहर आती ही नहीं है। बाकी मैं हूं ना आपको कराने वाला, आप क्यों टेंशन लेते हो, इतने तनाव मत रहा करो, थोड़ा स्माइल दिया करो। जब मैं ये लोअर पीसीएस के लिए हिंदी कराऊंगा, आप लोग भी उसको देखना, सेम टॉपिक है आपका हिंदी, पूरा ही 100 नंबर का 7 दिनों का कंप्लीट है, तो आपका सेम टॉपिक है, हिंदी में आपको कराऊंगा। ऐसे राइटिंग के लिए इतने अच्छे से मैंने अभी आपको समझा रखा है कि कैसे चीजों को डील करना है। ऐसे राइटिंग का एक पेपर है, तो आप जब आप ये तीनों पेपर करते हो तो आपका ये 300 नंबर का पेपर होता है, और इसके अलावा जुड़ने वाला कुछ नहीं है। अब 200, 195, 190, 201, 204, 210 पेपर पे डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ जाती है, तो आप इसके बाद पहुंचते हैं इस प्रोसेस पे। इनके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, ठीक है। टाइपिंग करनी है, टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग बहुत आसान होती है, अधिकतम 30 दिनों की हिंदी टाइपिंग है, उसके अंदर आप हिंदी टाइपिंग कर लेंगे। 4000 की डिप्रेशन मांगता है, इससे ऊपर नहीं मांगता यूकेपीएससी में, ठीक है। तो आप हिंदी टाइपिंग के लिए अभी से तनावग्रस्त मत होइए, जिस दिन विज्ञप्ति आ जाएगी उस दिन मैं आपको टोटली इसको समझा दूंगा, और ये ऐसे राइटिंग की बुक भी मैंने आपको बता रखी है अभी, ठीक है। तो ये टाइपिंग का मैं आपको ईजिली क्या कर दूंगा, उसको समझा दूंगा कि इसको कैसे डील करना है। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल आपका 100 नंबर का होता है, 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाने होते हैं, क्वालिफाई करना होता है, और उसके लिए कुछ कंप्यूटर वगैरह इतना कुछ नहीं, वो यूट्यूब वगैरह, नेट वगैरह बहुत सोर्स है। आपके पास घर पे लैपटॉप है तो आप टेंशन मत लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन कीजिए, बहुत हल्का। एमएस वर्ड खोलिए, ये सेंटेंस लिखिए, इसको बोल्ड कीजिए, स्क्रीनशॉट करके पेन ड्राइव में डाल दिए, 20 नंबर बस। इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट खोलिए, ये वाला एक स्लाइड बनाइए, सेव कर दीजिए, 20 नंबर। इतना ही तो है, वो लास्ट की बात है, वो मेन से होता है, मेन से के रिजल्ट के बाद आता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस अगर मेंस के एग्जाम देने के बाद भी करते हो तब भी हो जाएगा। इसका अभी से भी दोनों का टेंशन मत लेना है, ठीक है। इसका टेंशन लेना ही नहीं है, अभी आप लोगों को इतना करना है। और इसका सोर्स वगैरह जो भी होगा वो मैंने आपको बता दिया है, इसकी भी मैं आपको स्पेशली क्या कराऊंगा, तैयारी कराऊंगा। जैसे इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी आप तैयार रहना, और साथ ही साथ इसका अलग सा बैच में टेलीग्राम ग्रुप पे बना दूंगा, ठीक है। होपफुली जितनी भी बातें मैंने आपको आज समझाई आपकी समझ आई होगी। लोअर पीसीएस वालों का टारगेट दे दिया है, और वो हिंदी का मैं अगर शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करूंगा जो तीसरा क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग वाला 50 नंबर का, ठीक है। हो सकता है उसकी पहली क्लास कल आए, उसी क्लास को आरओ एआरओ वाले भी देखेंगे। मंडे से हम लोग देखेंगे ग्रुप सी की तैयारी वालों के लिए जीएस प्लस हिंदी, ताकि वो सारे एग्जामों को हिट कर जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।